नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ से 25 क्वेश्चन जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप सभी ये भी भली बात जानते हैं कि अभी हाल में रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अभी चल रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि किस तरीक़ा का लेवल एग्ज़ाम में आ रहा है। और इस बीटीएफ से यानी हमारे इस वीडियो से कई क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है और यह क्वेश्चन कहीं न कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। तो यहाँ से 3 कथन दिए गए हैं, तो किससे संबंधित हो जाएगा? आइए हम लोग एक-एक कथन देखेंगे। तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, तो इससे होता है। सेकंड है आपका कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, इससे भी संबंधित होता है। उपचय और अपचय, तो इससे भी संबंधित होता है आपका। तो यहाँ पे ये तीनों कथन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमें डी करेक्ट इसमें मिल गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ये करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो चयापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रतिक्रियाएं जीवों को बढ़ाने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। चयापचय को मुख्यतः 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला होता है अपचय और सेकंड आपका हो जाएगा उपचय। तो अपचय में कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जबकि उपचय में ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो वही आपका होता है ईडोस्कोप या इंडोस्कोप। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंडोस्कोप उपकरण का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं इंडोस्कोप उपकरण का। तो यहाँ पे ओसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग आपके आँख से ना दिखने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है, अर्थात यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायक करता है यानी सहायता करता है। तो ये फैक्ट आपके 4 हो जाएंगे, यहाँ से इनको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि यकृत, ये भी आपका होता है। अग्नाशय, आमाशय ये भी होता है। मुंह ये भी होता है, लेकिन आपका हृदय होता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत ये किसमें पाए जाते हैं आपके? तो यह मछली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्तनधारियों में दांत जिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डायफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट तथा होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं। तो ये दांत आपके मछलियों में एक तरीके के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डेओडेनम किसका भाग होता है? तो यह आपके छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो डोडेनम यह आपका छोटी आंत का भाग होता है।
तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो यह आपका एक छोटी आंत का भाग होता है, यहाँ यू की तरह मुड़ा होता है, यानी यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू की तरह मुड़ा होता है, जिसे ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं। ग्रहणी की लंबाई लगभग आपके 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई आपके 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल होता है। तो यह आपका होता है HCl। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो HCl का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं और जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा कि म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीविका कोशिकाएं होती हैं। सेकंड पे आती हैं कि पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। थर्ड आपका हो जाएगा वित्तीय या ऑक्सीटिन कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम 1.8 तैयार करता है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दांत का या पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग आपका होता है इनेमल। जो दांत की ऊपरी परत, जिसको जब आप दांत को देखेंगे तो जो इसमें सफ़ेद सफ़ेद आपको दांत सबसे ज़्यादा चमकते हैं, वही परत आपकी होती है इनेमल की। तो यह दांत की सबसे कठोरतम परत होती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया यह परत बनी किसकी होती है। तो यह आपकी बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की। इससे पहले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो कैल्शियम फास्फेट से इनेमल जो कि दांत की ऊपरी परत होती है, यह बनी होती है। तो दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है, जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, और जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, अभी हम लोग पीछे बताए थे। तो मानव शरीर में सबसे कठोर भाग हो जाएगा आपका यह इनेमल। और नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। तो डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त वाहिनियाँ होती हैं। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। तो ये दांत के 3 भाग आपके हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दंत वल्क, जिसे हम लोग दंत इनेमल कहते हैं, किससे बना होता है। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन हो गया है। 2018 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो यह भी कैल्शियम फास्फेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारा दंत वल्क किससे बना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं उससे पहले क्वेश्चन हम लोग 2018 में यह पूछा गया था। फिर लेकिन उससे भी पहले 2016 का एग्जाम हुआ था, जहाँ NTPC में हूबहू क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो आप यहाँ से यकीन कर सकते हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो यह हम लोग कैलोरीज में मापते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज से मापा जाता है। और सबसे पहले यह प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया था। और 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो यह आपका कौन सा अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है तिल्ली, तो यह नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी है दिमाग, ये भी नहीं होता। ऑप्शन डी है यहाँ पे अग्नाशय,
तो यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जिगर ये होता है तो यह दूसरी बार या पुनः सृजित हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है जिगर, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं, जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। और लीवर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। तो इसको याद रखना है, लीवर को यकृत भी कहते हैं। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन आपका होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक का, और लीवर से पित्त स्रावित होता है। तो ये भी स्टार डाल के क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना है कि लीवर से पित्त रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो गर्दन के नीचे, जब इस तरह आपके गर्दन के नीचे एक भाग छोटा होता है, जैसे यहाँ से इस तरह का, तो यहाँ पे ये निकला हुआ भाग होता है, यही कंठ होता है आपका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि अनुनादक तंतु। क्या अनुनादक तंतु कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। क्या इसको स्पंदनशील तंतु कहते हैं? ये भी नहीं कहते। क्या इसको थायरोरी टेनाइड कहते हैं? तो ये भी नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वॉयस बॉक्स, तो यही हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं वॉयस बॉक्स। तो यही आपका कंठ को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखेंगे। तो मानव शरीर में कंठ को वॉयस बॉक्स कहा जाता है। यह वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो गले में ट्रैकिया के ऊपर और भोजन नली के सामने स्थित होती है। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर करना है आपको। तो एक मानव शरीर में आपके जो जीव होती है, इसमें कितनी कलिकाएं होती हैं? तो यह आपकी होती हैं 2000 से 8000 तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। तो जीवा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग होता है और जीभ पर स्वादग्राही अंकुरों में स्थित होती हैं। जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती हैं। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होती हैं। मनुष्य में लगभग आपके 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती हैं। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो यह पाचन तंत्र की लंबाई पूछी गई है। तो यह आपकी होती है 9 मीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक, यह आपके 30 फीट अर्थात लगभग में आपकी 9 मीटर तक होती है। तो इनको यहाँ से नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो यह क्वेश्चन आपके 2017 में यहाँ पे एनटीपीसी का जो एग्जाम चले थे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा। यह एक अजैविक पदार्थ है, तो यही गलत हो जाएगा। यह एक रासायनिक क्रिया देता है, यह सही हो जाएगा। यह एक जैविक पदार्थ है, यह भी सही है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो यह भी सही है। चूँकि हमें यहाँ पे असत्य बताना था, तो ऑप्शन ए हमें मिल गया था, तो यही गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आहार नली में भोजन पहुंचता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से आहार नाल में भोजन पहुंचता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भोजन का आहार नली में पहुंचने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। आहार नाल का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है और छोटी आंत में पूरा होता है।
तो इन पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या गति या किस नाम गति कहा जाता है। तो आप इन 4 ऑप्शन में बताना कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सी गति कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रमांकुचन गति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रमांकुचन गति कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसके एक एक पॉइंट देखेंगे। तो भोजन नली की दीवारों से संकुचन और प्रसरण को क्रमांकुचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से बना हुआ भोजन निग द्वार के द्वार ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंत की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम लोग क्रमांकुचन कहते हैं। तो ये फैक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा वायु कोशिका। तो वायु कोशिका आपकी आहार नली का भाग नहीं होता है। मुख गुहिका ये भी आपका होता है, पित्ताशय ये भी होता है, बड़ी आंत ये भी होता है, लेकिन आपका वायु कोशिका यह आपके मानव आहार नली का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही लिखा गया है। तो यहाँ पे मुख गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, यकृत, अग्न्याशय मानव आहार नली के ये भाग होते हैं, जबकि वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है और यह श्वसन तंत्र का भाग होता है। तो यह किसका भाग होता है, श्वसन तंत्र का इसे भाग कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन के नीचे इसको स्टार डाल के लिख लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम आपका होता है एमाइलेज एंजाइम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मनुष्य के लार में लगभग आपके 99% जल और शेष 1% आपका एंजाइम होता है। तो लार में मुख्यतः आपके 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा टाइलिन एंजाइम, सेकंड आपका हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, और लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे एंजाइम से रिलेटेड, इनको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सेम क्वेश्चन 2018 में रिपीट इसको रेलवे कर चुकी। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाइलेज एंजाइम। तो लार में आपका एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है। तो यह आपके लार में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन जब अगली साल यानी 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले तो ये 18 में रिपीट कई बार हो चुका था। फिर उसके बाद जब आरआरबी जेईई 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन यह पूछा गया था। तो यह आपके लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह आपके ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो यह पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको लिख लेना है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो यह आपके मुंह से प्रारंभ होता है। तो यह पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको लिख लेना है। और इस क्रिया में मुख गुहा, आहार नाल, ग्रसनी और ग्रसिका आदि भाग लेते हैं। आंत में कई प्रकार के आपके एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। तो ये पॉइंट इसको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है। तो यह क्वेश्चन आपके 2018 में पूछा गया था।
तो पित्त के कार्य को हम लोग पायसीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यकृत एक सहायक पाचन ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है, यानी पित्त रस का निर्माण आपका कहाँ होता है, तो ये आपके होता है यकृत में। तो पित्त रस एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अग्न्याशयी रस में मौजूद किस एंजाइम या प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्ट देखेंगे क्या हो जाएंगे। तो आपके अग्न्याशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जैसे आपके ट्रिप्सिनोजिन, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्स और पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम को यह आपका हो जाएगा एंटरोकाइनोजेन द्वारा सक्रिय किया जाता है जो आंतीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजिन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्न्याशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय कर देता है। तो ये आपका प्रोटीन और पेप्टोनस और प्रोटीएजेज यह आपके ट्रिप्सिन की उपस्थिति में आपका डाई पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो यहाँ पे एंजाइम आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। तो यहाँ पे इस तरह इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का यही हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका किसकी होती है। तो पाचन के दौरान आपके पित्त की भूमिका में आपका वसा का पायसीकरण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होती है और पायसीकरण वह प्रक्रम है जिसमें परिच्छित प्रावस्था छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है और इन बूंदों पर एंजाइम यह आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक लाइपेज आसानी से क्रिया करके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। पायसीकरण की क्रिया में पित्त लवण सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। डेली की डेली आपको रूटीन बनाना है कि सबसे पहले इन्हीं वीडियो को हम लोग देखेंगे और एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 बार इस वीडियो को आपको देखना होता है, तभी आपको यहीं पर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।